नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। भौगोलिक प्रदेशों के बारे में जब हम देख रहे थे तो हमने यहाँ पर पश्चिम के रेतीले मैदान की चर्चा शुरू की थी और पश्चिम के रेतीले मैदान को हमने दो भागों में विभाजित किया था, शुष्क जलवायु प्रदेश और दूसरा हमने देखा था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। देखें, शुष्क जलवायु प्रदेश की चर्चा, ये जो दो भाग हमने यहाँ पर देखे थे, देखें हमने यहाँ पर देखा था कि 0 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इस वर्षा रेखा से जैसे ही हम इस ओर जा रहे हैं तो ये एक वर्षा रेखा आ रही थी अपनी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि अरावली प्रदेश जो था वो आ रहा था आपका यहाँ पर, ये अरावली प्रदेश, और अरावली प्रदेश को हमने देखा था 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, तो 0 सेंटीमीटर, फिर आपकी आ गई थी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और फिर आपकी आ गई थी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 0 से 25 और 25 से 50, यानी ये आपकी थी शुष्क जलवायु प्रदेश की स्थिति और दूसरी आपकी थी ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की स्थिति। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की स्थिति यहां पर थी। तो देखें, ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश था, इस शुष्क जलवायु प्रदेश को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक भाग था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा भाग था आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखें, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में हमने काफी सारे बालू का स्तूपों के प्रकार देखे थे, आकृति आकार के आधार पर, आकृति और आकार के आधार पर। और दूसरी चर्चा जब हम कर रहे थे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, देखें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यहां पर हमने देखा था कि पश्चिम का रेतीला मैदान, एक नंबर भौगोलिक प्रदेश अपने चर्चा कर रहे थे, पश्चिम का रेतीला मैदान, पश्चिम का रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल या उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान मरुस्थलीय प्रदेश, इस प्रदेश को हमने डिवाइड कर लिया था दो भागों में। एक आपका भाग था शुष्क जलवायु प्रदेश, इस शुष्क जलवायु प्रदेश को हमने विभाजित किया था दो भागों में। एक भाग आपका यहां पर जो आया था, ये आपका था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसकी चर्चा हमने हो गई थी। इसके बाद में अपना आ जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है, इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की हम बात कर रहे थे और ये देखा था कि ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को हमने देखा था कि 41.5% भूभाग पे फैला हुआ प्रदेश है ये। और दूसरी बात हमने यहाँ पर देखी थी कि ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये टर्शियरी काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल की चट्टान है, प्लीस्टोसीन काल की चट्टान है। और इस क्षेत्र में हमें जुरेसिक काल के अवशेष मिलेंगे। कौन से काल के अवशेष ज्यादा मिल रहे हैं? यहाँ पर जुरेसिक काल के अवशेष मिल रहे हैं। और जुरेसिक काल के अवशेषों के बाद में एक नई बात और जब यहाँ की करें हम, यहाँ पर टर्शियरी काल जो है ना, इस टर्शियरी काल के अवशेषों के रूप में हम यहाँ पर और देखना चाहें कि टर्शियरी काल के अवशेष भी क्या यहाँ पर है। कुछ एक जैसे प्राकृतिक गैस है, तेल के कुएं जो यहाँ पर निकाले गए, यानी तेल और प्राकृतिक गैस जो है ना, वो यहाँ पर किसके अवशेष माने जाते हैं? टर्शियरी काल के अवशेष माने जाते हैं। हम कहें भूगर्भ से निकलने वाला तेल, पेट्रोलियम, और दूसरा यहाँ पर निकलने वाली प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम यानी तेल जो है वो टर्शियरी कालीन चट्टानों से यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। देखें, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो यहाँ की इसकी विशेषता जो है, ये चट्टानी क्षेत्र माना जाता है। कैसा क्षेत्र है? चट्टानी क्षेत्र है ये विशेष रूप से। और इसकी चट्टानें हमें मिलती कहाँ कहाँ पर है? इसकी चट्टानों की जब हम चर्चा करें तो ये चट्टानें हमें, एक नंबर बात हम देखेंगे यहाँ पर पोकरण जैसलमेर में मिलती है। एक हमने पहले देखा है कि पोकरण जैसलमेर जो है, इसमें तारा प्रकार के बालू का स्तूप भी हमें मिल रहे थे। पोकरण जैसलमेर की चर्चा हम और करेंगे आगे की क्लास में, वो अपनी रहेगी। पोकरण जैसलमेर के बारे में लाठी सीरीज की चर्चा करेंगे।
दूसरी बात यहाँ की हम करें पोकरण जैसलमेर के बाद में फड़ौदी जोधपुर की, यानी फड़ौदी जोधपुर जो है ना, यहाँ पर भी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हमें मिलते हैं। तीसरी चर्चा हम करें गुड्डा मालानी, गुड्डा मालानी ये आपका रहता है बाड़मेर में, गुड्डा मालानी बाड़मेर में। और चौथी चर्चा हम करें यहाँ पर सिवाना बाड़मेर की, तो सिवाना बाड़मेर में भी अपने यहाँ पर ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है इसका क्षेत्र मिलता है। तो ये जो चर्चा आपने हुई है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में, ये 41.5% क्षेत्र पे फैला हुआ है। टर्शियरी से प्लीस्टोसीन काल की चट्टानें हैं, यहाँ पर जुरेसिक काल के अवशेष इसमें हमें मिलते हैं। और टर्शियरी काल के अवशेषों के रूप में जब हम देखें तो तेल और प्राकृतिक गैस है। यह क्षेत्र हमें पोकरण में, पोकरण जैसलमेर, फड़ौदी जोधपुर में, गुड्डा मालानी बाड़मेर और सिवाना बाड़मेर में मिलता है। तो ये अपना क्षेत्र हो जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का। इसके बाद में दूसरी चर्चा अपनी रहेगी राजस्थान के अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की। देखें अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात जब हम करें, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश ये राजस्थान में है कहां कहां। एक नंबर बात, इस प्रदेश को हमने विभाजित कर रखा है 4 भागों में। पहला भाग इसका आता है गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान, या इसको कहते हैं नाड़ी क्षेत्र, या इसको कहते हैं बग्गी क्षेत्र, या इसको कहते हैं वोल्गा प्रदेश। 4 नाम इसको दिए गए हैं, गग्गर का मैदान, नाड़ी क्षेत्र, बग्गी है बग्गी क्षेत्र और वोल्गा प्रदेश। 4 नाम इसको हमने दे रखे हैं। दूसरा इसका आ जाता है अपना शेखावाटी प्रदेश। तीसरा अपना आ जाता है नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र। और चौथा अपना यहां पर आ जाता है फिर गोंडवाड़ा प्रदेश, गोंडवाड़ा प्रदेश, या इसको हम शब्द दे सकते हैं लूणी बेसिन। देखें घग्गर प्लेन, इंग्लिश मीडियम वाले देखना चाहें, घग्गर प्लेन आ गया, शेखावाटी रीजन आ गया, नागौरी अपलैंड्स आ गया एंड गोंडवाड़ा रीजन आ गया। तो सेमी एरिड क्लाइमेट जोन इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो है वो 4 भागों में विभाजित है कहां कहां पर ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। सबसे पहले अपने देखें गग्गर का मैदान आ गया, ये अपना दूसरा अपना आ गया शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा अपना आ गया नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। और चौथा अपना आ गया लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। गग्गर के मैदान की सबसे पहले हम चर्चा करें। गग्गर के मैदान की चर्चा जब हम कर रहे हैं, देखें ये जो गग्गर का मैदान है, इस गग्गर के मैदान में गग्गर नदी के अलावा, गग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश से निकल करके आ रही है, ठीक है ना। गग्गर नदी की जब हम बात करें इधर से निकल के आ रही है, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से होते हुए राजस्थान के टिब्बी से आती है। ये टिब्बी के बाद में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर और गंगानगर के बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो देखें गग्गर की चर्चा जब यहाँ पर चल रही है तो गग्गर नदी प्राचीन की सरस्वती नदी का रूप है। गग्गर का यह क्षेत्र जो है ये खादर और बांगर मिट्टियों का है। अब खादर मिट्टी कौन सी होती है, देखें जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल क्ले, एलुवियल सॉइल 2 प्रकार की होती है, या मैं कहूँ जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक खादर और एक बांगर। यहाँ की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों प्रकार की मिट्टियाँ हमें मिलती है, खादर भी मिलती है यहाँ पर और यहाँ पर बांगर मिट्टी भी मिलती है। अब खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी जब दोनों जिस क्षेत्र में मिलती है वो क्षेत्र उपजाऊपन तो अपना बना ही लेता है वहाँ पर,
और जैसे ही हम घग्गर के मैदान की चर्चा कर रहे हैं, घग्गर के अलावा यहाँ पर सतलज है, रावी है, व्यास नदियों का पानी भी आता है। अब सतलज, रावी और व्यास नदियों का पानी यहाँ पर कैसे आता होगा? देखें, सतलज, रावी और व्यास नदियों के पानी की जब हम बात करें तो यहाँ पर एक तो आती है गंग नहर। कौन सी नहर आती है? गंग नहर आती है। दूसरी यहाँ पर बात करें IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तीसरी हम बात करें सिद्धमुख नहर परियोजना या राजीव गांधी नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना। तो इन तीन नहरों के द्वारा ये जो प्रदेश है वो और ज़्यादा सिंचित हो गया है, और इतनी सिंचाई के कारण इस क्षेत्र के हम कहें कि लगभग 75% एरिया जो है इसका, 75% भौगोलिक प्रदेश, 75% भाग जो है इसका, वो घग्गर और इससे संबंधित क्षेत्र माना जाता है। यानी 75% भाग जो है वो सिंचित रूप में माना जाता है इसका। इसलिए घग्गर का मैदान जो है वो राजस्थान के या पश्चिम के रेतले मैदान की जब हम चर्चा करें, पश्चिम के रेतले मैदान का सबसे ज़्यादा उपजाऊ प्रदेश माना जाता है ये घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान में घग्गर नदी और इन तीन नहरों का पानी आने के कारण यहाँ पर चावल है, कपास है, कपास के बाद में देखें गेहूँ है, जौ है, गन्ना है, सरसों है। इसके अलावा हम फलों के आधार पर जब हम देखें तो यहाँ पर मौसमी है, किन्नू है, माल्टा है, अंगूर है आदि की खेती की जाती है। तो यह क्षेत्र जो है वो फसलों के उत्पादन के लिए पश्चिम के रेतले मैदान का सबसे अच्छा उत्पादक प्रदेश माना जाता है। घग्गर के मैदान के बाद में हम चर्चा करें शेखावाटी प्रदेश की। देखें, शेखावाटी प्रदेश की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये जो शेखावाटी प्रदेश है आपका, ये अपना चूरू जिले में है, सीकर जिला, झुंझुनू जिला और अपना आ जाता है उत्तरी नागौर, उत्तरी नागौर। तो ये क्षेत्र इसमें शामिल है। यानी शेखावाटी प्रदेश में चूरू, सीकर, झुंझुनू और उत्तरी नागौर का भाग है। और ये भाग होने के कारण देखें, शेखावाटी प्रदेश की जब हम चर्चा करें, शेखावाटी प्रदेश के बारे में जब हम देखें तो ये जो शेखावाटी प्रदेश है उपजाऊपन ज़्यादा नहीं है, मिट्टी के कण बड़े पड़े हुए हैं, सिंचाई की सुविधाएं है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो फसलें बोई जाती है वो, जैसे हम बात करें मोठ, बाजरा, ग्वार, चना, ये फसलें यहाँ पर बोई जाती है। इसके बाद में शेखावाटी प्रदेश के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अपना पार्ट आ जाता है नागौरी उच्चभूमि प्रदेश का। और इस नागौरी उच्चभूमि प्रदेश की जब हम बात करें, नागौरी अपलैंड्स की जब हम बात करें, ये जो नागौरी उच्चभूमि प्रदेश है, देखें यह प्रदेश अपना अजमेर और नागौर का सीमावर्ती क्षेत्र माना जाता है। अजमेर और नागौर का सीमावर्ती क्षेत्र माना जाता है। एक तो इसमें नाम आता है मुख्य रूप से अजमेर का और नागौर। अजमेर और नागौर का सीमावर्ती क्षेत्र है, एक नंबर बात। दो नंबर बात यहाँ की जब हम करें, देखें नागौरी उच्चभूमि प्रदेश जो है, इस प्रदेश में मुख्य रूप से इसको वैसे हम 2-3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक नंबर बात तो इसमें आ जाती है खारे पानी की झीलों वाला प्रदेश, खारे पानी की झीलें। 2 नंबर पे हम बात करें, यहां पर आ जाता है मकराना श्रेणी का क्षेत्र, मकराना श्रेणी। 3 नंबर पे बात करें तो अपने आ जाती है मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी। और 4 नंबर पे जब हम बात करें अपना आ जाता है फ्लोराइड पानी वाला क्षेत्र, फ्लोराइड पानी वाला क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखें खारे पानी की झीलों वाला क्षेत्र। देखें खारे पानी की झीलों वाले क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं, यह क्षेत्र अपना एक नंबर बात इसमें देखें कि अपने सांबर झील आ गई, तो जयपुर, अजमेर और नागौर तीनों जिलों में फैली हुई है सांबर झील। दूसरे नंबर पे हम बात करें नागौर की डीडवाना झील की बात करें, डीडवाना झील कहाँ पर है अपनी नागौर में। कुचामन झील की बात करें नागौर में, तो ये खारे पानी की झीलों वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है। वैसे भी हमने देखा है कि पश्चिम का रेतला मैदान 33 सागर का अवशेष है, और पश्चिम का रेतला मैदान 33 सागर का अवशेष होने के कारण यहाँ पर अधिकतर खारे पानी की झीलें मिलती है।
लेकिन जब हम बात करें यहाँ पर एच.एस. शर्मा एम.एल. शर्मा एंड शर्मा की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये टेथीस सागर का अवशेष नहीं है। क्यों? कोई भी महासागरीय नमक जब होगा तो उसमें बेसाब सोडियम की मात्रा नहीं, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ के नमक में मैग्नीशियम की मात्रा है नहीं। इसलिए शर्मा एंड शर्मा जो हम पढ़ते हैं किताब, तो उसमें इस बात का पूर्ण रूप से खंडन किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर भूगोलवेत्ता जो यही मानते हैं कि यह जो वो टेथीस सागर का अवशेष था, इस कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें मिलती है। दूसरी बात मकराना नागौर की करें। मकराना तो आप जानते हैं सारे ही। मकराना जो है ये आपका मार्बल के उत्पादन के लिए, संगमरमर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मकराना जो है संगमरमर के उत्पादन, सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। मांगलोद श्रेणी की बात करें, मांगलोद गोठ मांगलोद वाला है, ये जिप्सम का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग जो है वो सीमेंट के उत्पादन में होता है। सीमेंट निर्माण में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। सीमेंट का उत्पादन जिप्सम है, लाइमस्टोन है, कोयला है, इनको मिला करके किया जाता है। फ्लोराइड पानी वाले प्रदेश की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ की आती है, फ्लोराइड पानी वाला प्रदेश। देखें ये क्षेत्र आपका अजमेर और नागौर का सीमावर्ती क्षेत्र माना जाता है यहाँ का। और इसकी विशेषता क्या है? अजमेर और नागौर का ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? देखें इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं जो मानी जाती है, एक नंबर बात जब हम इसकी करें अजमेर और नागौर के सीमावर्ती क्षेत्र की, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में पानी में फ्लोराइड की मात्रा जो है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा जो है वो सामान्य रूप से ज़्यादा मिलती है। सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए पानी में फ्लोराइड की? वो होती है 1 से लेकर के 1.5 ppm तक पार्ट पर मिलियन। यानी पानी में अगर इतना फ्लोराइड है तो बात चलती है, तो पानी स्वच्छ है, एकदम साफ है पानी। लेकिन जैसे जैसे पानी में इस फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जैसे जैसे पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पानी जो है वो दूषित होता जाएगा। और यहाँ के पानी की जब हम चर्चा करें तो यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा जो है वो 10 ppm के आसपास है। और जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा 10 ppm के आसपास है तो इस पानी के क्या क्या दूषित प्रभाव होंगे, दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे शरीर पर? देखिए जैसे ये पानी अंदर जा रहा है, सबसे पहला इसका जो दुष्प्रभाव हमें मिलता है वो हमें मिलता है, इसका सबसे पहला प्रभाव इसका हमें मिलता है दांतों पर, दांतों का पीलापन हो जाना। दूसरी बात और करें, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाना। और हड्डियों में टेढ़ापन आता है तो व्यक्ति की कुबड़ निकल जाती है। इसलिए अजमेर और नागौर का ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं कुबड़ पट्टी वाला क्षेत्र। एक नंबर बात, अजमेर और नागौर का ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसको कहते हैं कुबड़ पट्टी। दूसरा इसको कहते हैं बांका पट्टी वाला क्षेत्र, बांका पट्टी वाला क्षेत्र। और तीसरा शब्द इसके लिए लिया जाता है हैच बेल्ट, हैच बेल्ट। तो ये शब्द जो है वो इसके लिए अपने लेते हैं। ठीक है, अजमेर और नागौर का सीमावर्ती क्षेत्र है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण व्यक्ति जो है उसके दांत पीले हो जाते हैं और हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी और हैच बेल्ट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाग माना गया है। इसके बाद में अपने आ जाता है लूणी बेसिन। अजमेर के नाग पहाड़ से लूणी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर जिलों से होते हुए निकलती है। देखें लूणी के क्षेत्र में आ जाती है छप्पन की पहाड़ियाँ। और ये जो छप्पन की पहाड़ियाँ अपनी फैली हुई है, ये बाड़मेर के मोकलसर से लेकर के सिवाना बाड़मेर तक फैली हुई है। ये अपनी लूणी नदी का क्षेत्र देखना चाहें तो देखें, अजमेर के नाग पहाड़ से उद्गमित होने के बाद में अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर जिलों से होते हुए ये लूणी नदी जो है कच्छ के रन में जाकर के गिरती है। और लूणी का ये जो अपवाह क्षेत्र है इसको हम कहते हैं गोड़वाड़ा प्रदेश। लूणी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? अपना गोड़वाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये अपनी चर्चा हो जाती है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की। इसके आगे की जो चर्चा रहेगी अपने आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।